हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में खान जीएस रिसर्च सेंटर के इतिहास यानी कि हिस्ट्री को देखने वाले हैं। आज का भी यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आप अगर इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज का जो यह क्लास है काफ़ी ज़बरदस्त आपके एग्जामिनेशन के व्यू से है। बहुत सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में कवर किया गया है। हर एक टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बनाइए। आपको पता है खान जीएस रिसर्च सेंटर का नोट्स किस तरीके का होता है, इसीलिए क्लास को आप ध्यान से देखिए और पकड़ बनाइए। अगर क्लास को ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में अगर इन सारे टॉपिक से सवाल आएगा तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसीलिए कहा जा रहा है क्लास में अच्छे से बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का और भी अगर क्लास देखना हो तो आराम से प्लेलिस्ट आइए और चेक करिए। बहुत सारा क्लास इसका दिया जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के पॉइंट नंबर फर्स्ट से, जो कि रहने वाला है महाजनपद टॉपिक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई, जिसे महाजनपद कहते हैं। ध्यान रखें, महाजनपद किसे कहा जाता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरणीय प्रारंभ हो जाता है, इसे ही महाजनपद कहा गया है। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से भी मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना गया है। महाजनपद का जो समय है ना, 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत है। इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या फिर कहिए जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक जो प्रयोजन है इसके लिए इसके अतिरिक्त अनाज को भी एकत्रित करवा सकते थे। मतलब जीवन यापन तो कर ही रहे थे और क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा भी अनाज उपजा करके रख रहे थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखिए, कबीला होता था, छोटा सा गांव वगैरह का ये एरिया, फिर उसके बाद आता था ग्राम, फिर होता था उसके बाद का बड़ा वाला एरिया जन, फिर हो गया जनपद और सबसे बड़ा होता था महाजनपद। महाजनपद के अंदर में जनपद, फिर जन, फिर ग्राम, फिर कबीला आता था। यानी कि सबसे छोटी इकाई पूछेगा कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है महाजनपद। वर्तमान में 16 महाजनपद जो है ना, कहाँ कहाँ पर कौन सा था सबसे पहले इसे याद, मतलब किस राज्य में था अभी ये याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद, बिहार में 3। इन दोनों को सबसे अच्छा है याद करिए। 8 उत्तर प्रदेश, 3 महाजनपद बिहार में थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत में एक एक महाजनपद थे। भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। काफ़ी बार यह सवाल पूछा गया है। बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, यहीं से 16 महाजनपद के बारे में, और जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है, यहाँ से 16 महाजनपद के बारे में चर्चा पता चलता है। अब यहाँ पे महाजनपद, उनकी राजधानी, उनके महत्वपूर्ण नगर कौन से थे और आधुनिक नाम अभी के नाम के अनुसार कौन सा एरिया पड़ता है, इसे देखिए और समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिए। आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। आ जाइए, अब इसे आप धीरे धीरे देख लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गंधार महाजनपद जो है पाकिस्तान में हुआ करता था। गंधार कहाँ पर? महाजनपद
पाकिस्तान में। इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ध्यान रख लीजिएगा। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। दक्षिण में जो है ना ये अस्मक गोदावरी नदी के तट पर था, ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यह जो है 8 कुलों का एक संघ हुआ करता था। आपने यह जरूर पढ़ा होगा। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य हुआ करता था। 8 टोटल कुलों का यह एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूरब में फल्गु जैसी नदियों इस महाजनपद के प्राकृतिक दूरी का कार्य करती थी। मतलब उसको घेरने का, अच्छे तरीके से सेफ रखने का एक तरह से कहिए काम करती थी। प्लस ऐसे समझिए कि नदी वगैरह के होने की वजह से मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है यहीं पर हुआ करता था। कहाँ पर? मगध महाजनपद में, जिस वजह से कि यहाँ के जितने भी शासक वगैरह हुए काफ़ी शक्तिशाली हुए। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य था। मत्स्य कहाँ पर था? राजस्थान में। चंपा की प्राचीनतम नाम मालिनी, याद रखिएगा। चंपा का पुराना नाम मालिनी था। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, यहीं पर दिए थे। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आप लोगों ने इसे पहले देख चुका है इस क्लास को, जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक राजा चंद्रप्रदोत थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के शासक थे चंद्रप्रदोत। अंग की पहली चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। यहाँ पे इसीलिए हसीन करके ट्रिक याद रखना, हसीन मसूक सा करके दिया है। हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। फिर आता है मौर्य, शुंग, कण्व। फिर आता है सातवाहन। आइए अब इन सब के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश का टाइम जो है ना, समय काल 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहता है। हर्यक वंश का संस्थापक इनके थे बिंबिसार। 544 में स्थापना की अपने वंश का, हर्यक वंश का, और 492 ईस्वी तक ये रहे थे। देखिए, यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समकालीन तो हो ही गए। इस वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार था। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगृह या फिर गिरिब्रज दोनों कहा जाता था, यही थे। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किए थे। ठीक है, यह प्रथम राजा थे जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह स्थानीय सेना भी रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक का नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना देते हैं। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार करता गया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत इनको मिल जाता है, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। समझ गए इस बात को? काशी से 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी की थी। नरेश, जो लिच्छवी के जो नरेश थे, वैशाली के नरेश थे, नाम था चेतक। चेतक की पुत्री राजकुमारी चेल्लना नाम था, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। अजातशत्रु जो है ना, इन्हीं का, जो वैशाली के नरेश चेतक थे, इनकी पुत्री राजकुमारी चेल्लना थी। इन्हीं का पुत्र थे कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी का नाम आम्रपाली है, जो कि वैशाली गणिका की थी। बिंबिसार अपनी पत्नी जो रानी चेल्लना थे, इनसे प्रभावित होकर
जैन धर्म अपना लेते हैं। सवाल बनता है बिंबिसार किससे प्रभावित होकर, यानी किसके कहने पर, समझाने पर जैन धर्म अपना लेते हैं? तो ना उनकी जो पत्नी थी ना चेलेना, इनके कहने पर, समझाने पर। बिंबिसार के पिता का नाम भाट्टिया था, भाट्टिया बिंबिसार के पिता का नाम। पुराण में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। पुराण में बिंबिसार को सैनिक कहा गया है। सैनिक किसे कहा गया है पुराण में? बिंबिसार को। इस समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को एक असाध्य रोग, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं हो सकता था, ऐसा बीमारी हो गया। अतः इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से चंद्रप्रदोत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर लिया और अंगराज्य को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, परंतु सफल नहीं हो पाए थे। बिंबिसार वैशाली पर भी आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दिया था। अब आ जाइए अजातशत्रु पर। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता के नाम से भी आप जानते हो। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु की हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगीति होती है। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। यह जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इसने 16 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र उदयभ्रद और उदयन थे। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी है। ठीक है, उदयन ने इसकी हत्या कर दी है। अब आ जाइए उदयन पर 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर, यानी कि जो पुरुषपुर था, इसे बनाया था। यहीं कुसुमपुर यानी कि पुरुष पर आगे चलकर पाटलिपुत्र बन जाता है। किसने? उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र का कहीं एक तरह से स्थापना किया था। इसकी माता का नाम क्या था? पद्मावती। माता का नाम पद्मावती। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया? पितृहंता कहा गया है। इनका अन्य नाम उदाई या फिर उदयभ्रद था। यह चंपा का उपराजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदायन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा था। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना कर दिया था। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवा लिया था। जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा चाकू से गोदकर कर दी गई थी। उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना फिर कर दिया जाता है। महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम जरासंध था। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी। जरासंध ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर पूरे उत्तर भारत में ये करना चाहते थे। जरासंध अपने साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में ये विस्तार करना चाहते थे, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। रिपुंजय
बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था और इसकी हत्या इसके मंत्री पुलिक ने कर दिया और अपने पुत्र को शासक बना दिया था। घाटिया नामक सामंत ने कुलीक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। नाम है घाटिया। घाटिया नामक सामंत ने कुलीक के पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है, अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना गया है। आ जाइए शिशुनाग पर। इस वंश का शासन बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद माना जाता है। शिशुनाग के बारे में समझिए। शिशुनाग 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। उन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिग्राम से हटा करके वैशाली कर लिया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। यह लिच्छवी के राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक होता है। ठीक है, आ जाइए अब कालाशोक पर। कालाशोक का जो समय काल है 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहता है। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है और कालाशोक का जो है नाम दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है, पुराण में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इस समय दूसरा वाला बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। इसकी की हत्या महापनंद ने कर दिया और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दिया था। नंद वंश का टाइम पीरियड 344 से 323 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली संस्थापक महापदम नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वक्षतांत्रक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला का उपाधि धारण कर लेता है। महापनंद ने जो कि शूद्र वंश के थे, राजपूत का विनाश किए थे और सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला का उपाधि अपने नाम कर लिया। इस वंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ होता है। इस वंश की जाति नाई थी। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापनंद था। इस वंश से पहले शिशुनाग वंश था। सुजान हित नामक पुस्तक की रचना घनानंद के द्वारा किया गया था। महापदम नंद के पिता का नाम महानंदी था। इस वंश के बाद मौर्य वंश आया। इस वंश का कार्यकाल 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा दिया गया है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापदम नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिए थे। इसी वंश के शासन ने एक राष्ट्र की विचारधारा भी दिया। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पंडूक था। महापदम नंद को भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। सम्राट महापदम नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण कर ली थी।
यह कलिंग जीतकर आपको ध्यान रखना है पूरी तरह मगध में नहीं मिल पाया था। इस वंश का अगला शासक होता है घनानंद। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक पूछेगा घनानंद को ही गिना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ही था। विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देख कर के हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। फारसी आक्रमण को समझिए। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध क्या है? एक शक्तिशाली राज्य है। ये अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि जैसे पंजाब के एरिया, यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमज़ोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण करने लगे थे। आक्रमण किए। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी कि फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया था। हखमनी वंश के संस्थापक साइरस सेकेंड आपको ध्यान रखना है। इस वंश का शासक डेरियस वन यानी कि जिसे आप दाइबर के भी नाम से जानते हो, इन्होंने भारत पर आक्रमण ये करने वाले पहला विदेशी राजा थे। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया था। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जैरेक्स प्रथम बनता है। जैरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर जो है अपना राज्य स्थापित कर लेता है। मकदोनिया या फिर कहिए कि यूनानी जो आक्रमण हुए थे मकदोनिया के शासक के द्वारा। देखिए, ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों के द्वारा होता है। फारसी शासक यानी कि ईरान के जो थे डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इसकी माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इनका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में होता है। इसकी पत्नी रुखसाना कहिए या रेक्सोना कहिए, इनका मतलब ये थी। रुखसाना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। इसके घोड़े का नाम बऊफेकला कहिए, ब्यूसे फेलरू कहिए या फिर बूफे कराल कहिए, ये हुआ करता था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनको अफलातून भी कहा जाता था। प्लेटो के गुरु कैरक सुकरात जो है ये थे जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। वहाँ के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। 328 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा जो पुरु कहलाता था यानी कि वहाँ पर पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम नदी पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या विस्तता या फिर आप
हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। सिकंदर भारत में 19 महीने तक 19 मंथ तक रहा था। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक में निर्याकस आने, क्रिस्टेसस और ऑस्टिबुलस थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक में निर्याकस आने, क्रिस्टस और ऑस्टिबुलस आपको याद रखना है। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत यानी कि जो खैबर दर्रा था इसको पार करके भारत आया था। भारत पर सिकंदर आक्रमण के समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना को व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। सिकंदर का थल सेना का जो सेनापति था नाम था सेल्यूकस निकेटर, जबकि जल सेनापति जो था जल सेना का सेनापति उसका नाम था निर्याकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, याद रखिएगा। सिकंदर तथा उसके घोड़े नाम था बुफे कराल, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया। सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है पूछेगा, बेबीलोन बता दीजिएगा। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर घनानंद के समकालीन था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे खड़े होकर लड़ता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाया करता था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। कहाँ का? बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा। सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया गया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत चुका था। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज इन सबों को जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। सवाल पूछा जाता है सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतने का जो कहिए कि ख्वाब है वो किसने दिखाया? अरस्तु ने दिखाया था। अब वन लाइनर पर आइए। मगध की राजधानी गिरिब्रज। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी राजगृह को। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया लगभग 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक का नाम है बिंबिसार, जिसके बारे में कि पता चला है। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद बना था? सही जवाब है यहाँ पे अंग। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से बिंबिसार शादी किए थे। वैशाली के जो चेटक थे इनकी पुत्री थी ना चेल्लना, इनसे भी किए थे। और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा थी, इनसे भी शादी किए थे। कौन? बिंबिसार। कौन सा वंश भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश सही जवाब हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? मगध हो जाएगा सही जवाब। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था? अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक।
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन? उदयन बैठा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने ही किया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? ये ना जैन धर्म का अनुयायी था। कौन? उदयन। हर्यक वंश का अंतिम राजा था। उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक को अपदस्थ यानी कि पद पर से हटा करके उसके अमात्य ने 412 ईसा पूर्व को मगध पर किस वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र में से स्थापित की, वैशाली में चेंज करके। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का संस्थापक के लिए आपको महापद्म नंद याद रखना है और इसका अंतिम शासक पूछेगा तो घनानंद बताइएगा। घनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष तक रहा था? 6 वर्षों तक। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है? अमित्रकूट्स के नाम से आया है। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग विजय से। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। मशक आपको याद रख लेना है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत के राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में राजवंशों में से पूछ रहा है तो नंद वंश का शासन था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। यहाँ पे आपको पुरु या फिर पोरस याद रख लेना है। उस वीर भारतीय राजा का नाम पुरु कहिए, पोरस कहिए था, जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। अब है ब्राह्मण साम्राज्य। इसे भी देखते हैं, काफी जबरदस्त यहाँ से भी सारा कुछ है। देखिए शुंग वंश, इनका शासनकाल कब से कैसे रहा था? 185 से 73 बीसी तक था। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। इस वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ही था। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था। विदिशा का पुराना नाम बेशनगर था। विदिशा का पुराना नाम बेशनगर। बेशनगर कहाँ पर? इसके लिए आपको मध्य प्रदेश ध्यान रख लेना है। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था और ये 36 वर्षों तक शासन किया था। कहाँ पर? शुंग वंश पर। इसकी स्थापना करके भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्षों तक चला। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों और मठों को ध्वस्त करा दिया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण दिव्यावदान से प्राप्त होता है। कहाँ से? दिव्यावदान से प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के विरोधियों में से थे। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया था, जबकि भरहूत यानी कि मध्य प्रदेश का स्तूप को खिड़कियों को पत्थर का करवा दिया था। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक के द्वारा निर्मित सांची एवं भरहूत स्तूप का आकार दुगुना करवा दिया था। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना होती है।
पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण का ग्रंथ बुक है ये लिखा है। मनु ने मनुस्मृति लिखा है। गर्गी ने गर्गी संहिता लिखा है। जीनसेन ने हरिवंश की रचना की है। जीनसेन हरिवंश की रचना किए थे, ध्यान रखें। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय में हुआ था। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय में, पुष्यमित्र के समय में हुआ था, शुंग वंश के समय में। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था। इनके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। एक था विदर्भ का, दूसरा था यवन आक्रमणकारी। विदर्भ, बरार के बारे में समझिए। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारियों के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र विजयी हुए। इसकी जानकारी कालिदास की जो रचना है मालविकाग्निमित्र में यह पता चलता है। ध्यान रखें, कालिदास की पुस्तक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग की भी चर्चा की गई है। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए थे। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के द्वारा विफल कर दिया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। पहला आक्रमण का जो नेतृत्व है किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व जो है मिनांडर यानी कि मिलिंद ने किया था। मिलिंद यानी कि मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन दोनों पर ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बना लिया था। कलिंग नरेश खारवेल का नाम आपने सुना है। खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। इस वंश में कुल 10 शासक थे। पहला शासक तो पुष्यमित्र शुंग हो गए। 9वां शासक के लिए आपको भागभद्र और 10वां शासक के लिए आपको देवभूति याद रख लेना है। इस वंश का शासक भागभद्र के दरबार में यवन यानी कि विदेशी राजदूत नाम था हेलियोडोटस आया था, जो भागवत धर्म अपना लिया। इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा कहिए यानी कि वेशनगर जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया था। उसने उस पर भगवान विष्णु के लिए देवस्व कहिए कि शब्द का प्रयोग किया था, देवस्य करके। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर यानी कि पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। शुंग वंश के काल की अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक से मिलता है। इस वंश के 10वें एवं अंतिम शासक देवभूति थी, जिसकी हत्या उन्हीं के मंत्री नाम था वासुदेव ने कर दिया और इसके स्थान पर कण्व वंश की स्थापना कर दी गई। कण्व वंश का समयकाल 73 से लेकर के 30 BC तक रहता है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक हुए, वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण और सुशर्मा। इस वंश का दूसरा नाम कण्वायांग था। यह वंश टोटल 43 वर्षों तक शासन करता है। कण्व राजा को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता था। कण्व जो साम्राज्य है, यहाँ पर पहला आक्रमण शक का हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे, ध्यान रखिएगा। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक का नाम भूमिपुत्र था, जो कि 14 वर्षों तक शासन किए। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्बल अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उनके मंत्री सिमुक जो कि आंध्र के राजा थे, इन्होंने 30 ईसा पूर्व में कर दिया और इसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना कर दी जाती है। सातवाहन जो है 30 BC से लेकर के 250 AD तक चलता है। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसकी की राजधानी तगर थी। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर क्या क्या विवश कर दिया था। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में हस्तांतरित होना पड़ा, जिस कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था। सतकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख, जो कि पुणे में है, यहीं से मिलती है, जो कि उसकी पत्नी नैनिका के द्वारा बनवाया गया था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापंथी तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण कर लिया था। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित किया गया है। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया गया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासन नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे क्या किया है, पराजित कर दिया। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक का जो जोगलबंथी है, यहीं के मिले सिक्के से प्राप्त होता है, जिसके एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरी ओर नहपान का नाम और चित्र है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालिये तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजन नामक ग्राम दे दिए थे दान में। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः लौटा दिया। इस वंश का अगला शासक वरिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी था। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमण हुआ। एक बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन ने वरिष्ठ पुत्र थे पुल्लुमावी, इनको पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था, इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित था। सातवाहन वंश में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया था, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहन में प्रारंभ हुआ, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं ने इसका किया था। इस वंश के समय गांव के प्रधान को गौलमिक कहा जाता था। इसी वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाना लगा था। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक है, ध्यान रखेंगे। सातवाहन समाज में मातृसत्तात्मक रूप चलता है। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता है, किंतु राजा पुरुष ही होता था। इस समय सीसा, जिसका कि वो लैटिन नाम जो है पीबी है, इनके सिक्के का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के को कांसापर्ण तथा सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते थे। सातवाहन साम्राज्य की भूमि गोदावरी नदी घाटी में थी, जिस कारण यह अत्यधिक उपजाऊ था। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल की भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमियों में से थी। किस यूरोपीय विद्वान ने जस्टिन आदि यूनानी लेखकों द्वारा
प्रयुक्त सैंड्रोकूट्स नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया, तो विलियम जोन्स आपको याद रखना है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? सैंड्रोकूट्स और एड्रोकूट्स करके। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौटिल्य प्रधानमंत्री था कहाँ का? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंड्रोकूट्स तथा एंड्रोकूट्स नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ किया है, मतलब पहचान किया है? सर विलियम जोन्स ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का सिद्ध करते हैं? तो बौद्ध और जो जैन ग्रंथ है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ना क्षत्रिय जाति का बताते हैं, मौर्य क्षत्रिय करके कहलाता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल कहिए या फिर कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस से आपको ध्यान रखना है। किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया था? ये ना रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख था, याद रखें। निम्नलिखित में से मौर्य काल में लिया जाने वाला कर, इसका के नाम था सेतु, किस प्रकार का था? ये ना फल फूल एवं सब्जियों पर लगने वाला कर हुआ करता था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने यह बताया कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था? इसके लिए आपको गुरुनवेडेल बता देना। सबसे पहले किस इतिहासकार ने बताया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि गुरुनवेडेल के द्वारा बताया कि मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह हुआ करता था। किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिन ने कहा था चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह। किस इतिहासकार के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था? प्लूटार्क के। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः किन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है? बौद्ध स्रोत पर। चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल ने जूनागढ़ यानी कि गिरनार का सुदूर निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। मौर्य काल में साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु की शिष्यता ग्रहण की थी? भद्रबाहु की। हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना का नाम अर्थशास्त्र है। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी की संज्ञा पाटलिपुत्र को? निम्नलिखित व्यक्तियों में से पुराणों में किसे द्विज शर्म की संज्ञा प्रदान की गई है? चाणक्य हो जाएगा सही जवाब। मेगास्थनीज ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है? इंडिका की। कौन सा अधिकारी सीमांत पर बने दुर्गों की रक्षा करता था? अंतपाल। यूनानी स्रोतों में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा गया है? अमित्र केट्स के नाम से। चंद्रगुप्त का सबसे पहले किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चोरक, दमनक, मरुवक और शिशु का उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको मसाले ध्यान रखेंगे। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनवाया था जिसे धर्म महामात्य कहा गया था। किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था? स्तंभ लेख 3 और 5वें से ये पता चलता है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म कहा गया है। दिव्यावदान यानी कि अशोक का बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है? उपगुप्त को। किन तमिल ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने तमिल प्रदेश पर आक्रमण किया था? ये आपको
अन्वनारु एवं पुनरनारु बता देना है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष। मौर्य काल में दवारिक किसे कहा जाता था? राजप्रसाद के रक्षक को कहा जाता था। किस स्तंभलेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण है? दिल्ली टोपरा स्तंभलेख आपको याद रख लेना है। इस पर अशोक के 7 अभिलेख के बारे में चर्चा की गई है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? अशोक उज्जैन का वायसराय था। मौर्यकालीन कंटक शोधक कौन थे? तो फौजदारी न्यायालय को कहा जाता था कंटक शोधन। कब? मौर्य काल में। मगध में 12 वर्ष के लंबे अकाल का किस साहित्य कृति में जिक्र मिलता है? परिशिष्ट पर्व में पता चलता है। परिशिष्ट पर्व में 12 वर्ष का जो अकाल आया था ना मगध में, इसके बारे में पता चलता है। अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की? भाब्रू, यहाँ पे होगा भाब्रू लिखा हुआ है, भाब्रू अभिलेख से, भाब्रू शिलालेख से। किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के प्रियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नर महोदय ने किया था। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किन प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला भारतीय इतिहास में पहला ज्ञात शासक का नाम बिंदुसार है। अशोकों के शिलालेख में उल्लेखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए ताम्रपर्णी कहा गया था। किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी से पता चलता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तीर्थ का। मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को खूब जांचा परखा जाता था, जिसे कहा जाता था उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे इसे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? तो निग्रोध के प्रवचन की वजह से। चंद्रगुप्त के विषय में किसका कथन है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया? तो ये प्लूटार्क का कहना था। अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? 5। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्तृता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? ये पता चलता है कहाँ से? राजतरंगिणी से। कहाँ से? राजतरंगिणी। इसके लिए आपको याद रख लेना है। किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता मिली? जेम्स प्रिंसेप को। किस इतिहासकार के द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया गया था? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से पता चलता है अशोक का नाम अशोक। पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद। लगभग वो 261 ईसा पूर्व का समय था। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी बताइएगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? शिलालेख, स्तंभलेख और होता था गुहालेख। अशोक के अभिलेखों की संख्या है टोटल 14। अशोक के स्तंभलेख की संख्या है 7। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा। कालसी प्रसिद्ध थे अशोक के शिलालेख की वजह से। भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में सीता से अभिप्राय होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था वो था पोतवाध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। पुनर्विवाह वर्जित है कहाँ पर? मनुस्मृति में। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने ही किया था। और अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम था
बृहद्रथ। तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा और आपको आज के क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज के इस क्लास से फ़ायदा मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह का और भी क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आइए चेक करिएगा।